Welcome friends. In today's session, we have started with the chapter called Residential Status of an SSC, and in that almost varieties of sums, basically two types of sums we have calculated in previous session. One was based on where the number of days stayed by an SSC in India were given to you straightforward. No extra calculation was needed in that pattern of sum that we have calculated, and the other was based on the date of arrival and date of departure. Based on that, we were supposed to make the valuation of number of days stayed by an SSC in India. So in that, we were supposed to have first calculation. We have to first decide how many days has stayed in a particular year, and according to that data, we were supposed to make the determination of residential status of an SSC. We were supposed to decide the residential status of an SSC. अब रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी क्यों डिसाइड किया जाता है? क्या जरूरत है स्टेटस को डिसाइड करने की? बंदा ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है? ये तीन ही स्टेटस होते हैं, याद रखिएगा. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टेटस ऑफ एन एसएससी. या तो बंदा ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, या तो नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट होगा, या नॉन रेसिडेंट इन इंडिया होगा. ये तीन ही स्टेटस है, चौथा कोई स्टेटस नहीं होता है. जब भी आप सम्स करने बैठेंगे तो आपके पास ये तीन ही स्टेटस में से एक स्टेटस का आंसर होना चाहिए. ठीक है. अगर रेसिडेंट है तो हम क्या डिसाइड करने की कोशिश करते हैं? बेसिक कंडीशन के बाद एडिशनल कंडीशन फॉलो करके हम डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि बंदा ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट. बेसिक कंडीशन के बेसिस पे हम ये डिसाइड करने की भी कोशिश करते हैं रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है. रेसिडेंट हो गया तो आगे ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट का कैलकुलेशन करते हैं. जबकि नॉन रेसिडेंट आ गया तो बात वहीं खत्म हो जाती है, एनआरआई. अब इनकम की बात आ रही है कि इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्स. किस टाइप की इनकम होगी और किस एसएससी को टैक्सेबल होगी, ये समझने की कोशिश करते हैं. हम स्टेटस इसीलिए डिसाइड करते हैं ताकि हम बंदे का इनकम कैलकुलेट कर सके, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर सके, और कितनी इनकम पे टैक्स लगेगा, टैक्सेबल इनकम कितनी होती है, उसके स्टेटस के हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है. इसलिए किस टाइप की इनकम है और किसको कितना टैक्स लगेगा, किस पे टैक्स लगेगा, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं. एनी इनकम विच इज रिसीव्ड इन इंडिया, any income which is received in India or deemed to be received in India is taxable in the hands of is taxable in India for all types of persons. भारत की इनकम मीन्स इंडियन इनकम है, डोमेस्टिक इनकम है, भारत में मिली है आपको, भारत में आपने उसको रिसीव की है, तो ये टैक्सेबल होगी भारत में. इट इज टैक्सेबल इन इंडिया फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स, मीन वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट, सबके लिए इक्वल है. सब कैटेगरी ऑफ पर्सन्स पे ये इसको टैक्सेबल माना जाएगा. दूसरा पॉइंट है एनी इनकम विच इज अर्नड इन इंडिया. यहाँ रिसीव्ड था, यहाँ अर्नड है. इज अर्नड इन इंडिया और डीम्ड टू बी अर्नड इन इंडिया इज टैक्सेबल इन इंडिया फॉर ऑल पर्सन्स. यानी भारत के अंदर, यानी कि डोमेस्टिक इनकम रिसीव्ड हुई हो, यहाँ तो आपने कमाई हुई हो, अर्न हो, आइदर रिसीव्ड और अर्नड, दोनों के केसेस में क्या होगा सर? इट इज टैक्सेबल इन इंडिया फॉर ऑल पर्सन्स. सबके लिए इक्वल है, सबके लिए टैक्सेबल है. इंडियन इनकम, डोमेस्टिक इनकम इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ ईच एंड एवरी टाइप ऑफ एसएससी टू ऑल पर्सन्स. अब कैटेगरी वाइज थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे. ऑर्डिनरी रेसिडेंट की क्या प्रोविजन है? फॉर ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑल फॉरेन इनकम्स वेर एवर अर्न और रिसीव्ड आर टैक्सेबल. यानी ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो ना, तो इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम किसी भी प्रकार की इनकम हो वो टैक्सेबल, टैक्सेबल इन इंडिया. कहीं से भी अर्न की हो, अगर बंदा ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो कहीं से भी अर्न की हो, डोमेस्टिक इनकम हो या फॉरेन इनकम, टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल. For not ordinary resident, all foreign incomes will be taxable in India only when the income earned or received is from a business or profession controlled or established in India. Not ordinary resident में सिर्फ एक ही चीज का आपको ध्यान रखना है. देखो, इंडियन इनकम तो टैक्सेबल है ऑल टाइप्स ऑफ पर्सन में, तो वो तो इनको भी लागू होगा. लेकिन फॉरेन इनकम में एक चीज ध्यान रखनी है. इफ द बिजनेस इज कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड थ्रू इंडिया, इंडिया में से अगर उस बिजनेस को, बिजनेस फॉरेन में है, आपका बिजनेस फॉरेन में है, प्रोफेशन फॉरेन में है, लेकिन आप यहीं से भारत में रह के उसको कंट्रोल और मैनेज कर रहे हो,
तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के हेड में ये टैक्सेबल होगा। बाहर का बिजनेस है और बाहर से ही कंट्रोल और मैनेज हो रहा है तो यहाँ एग्जम्पशन मिल जाएगा आपको, लेकिन भारत से कंट्रोल हो रहा है, भारत से मैनेज हो रहा है तो टैक्स। और आखिरी पॉइंट है, फॉर अ नॉन रेसिडेंट एन इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया ओनली इफ इट इज आइदर अर्नड और रिसीव्ड इन इंडिया। An income is taxable in India only if it is either earned or received in India. Non-resident में सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक इनकम आएगी, फॉरेन इनकम लागू नहीं होती, फॉरेन इनकम एग्जम्प्टेड है। नॉन रेसिडेंट की अगर भारत में से कोई इनकम होती है तो ही उस पर टैक्स लगेगा। नॉन रेसिडेंट है बाहर का ही, तो बाहर से अगर कोई दूसरी कंट्री में से उस पर इनकम हो रही है तो भारत में टैक्सेबल हो ही नहीं सकती। लॉजिक है, सीधा लॉजिक। सिर्फ इंडियन इनकम होगी नॉन रेसिडेंट की तो वो टैक्स। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं सम नंबर 8 पे। लेट अस स्टार्ट आवर सेशन नाउ विद सम नंबर 8। लेट्स हैव द डिटेल्स ऑफ द सम। Mr. Jasu furnishes the following particulars of his income earned during the previous year relevant to the assessment year 2020-21. Friends, this sum was asked in Win Nirmal South Gujarat University, November 2015. There are 4 types of income given, means 4 patterns of income given to you, and you are supposed to make the valuation of gross income of Mr. Jasu for the previous year 1920. Under the following situation, if he is resident, an ordinary resident, if he is resident but not ordinary resident, if he is non-resident, तीनों 3 सिचुएशन में उसकी इनकम कितनी होगी वो आपने कैलकुलेट करनी है। सिंपल है। तो ये 4 इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, वन बाय वन हम देखते जाएंगे और यहाँ पे एंट्री करते जाएंगे। चलिए स्टेटमेंट कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। स्टेटमेंट के लिए मैं आपको आगे जैसे इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ वैसे वैसे आप फॉलो करते जाइए। स्टेटमेंट शोइंग टोटल ग्रॉस इनकम ऑफ मिस्टर जसू, हेडिंग दे देनी इस तरीके से आपने, और फिर 4 कॉलम 4 कॉलम्स आपने रेडी कर देनी है और उसकी हेडिंग दे देनी है। प्रिपेयर 4 कॉलम्स, पर्टिकुलर्स, देन आफ्टर ROR मीन्स रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ब्रैकेट में रुपीज। थर्ड कॉलम में रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इन शॉर्ट R, NOR, देन लास्ट वन इज नॉन रेसिडेंट। इस तरीके से आपने कैटेगराइज कर देना है। हमने टैक्सेबल इनकम ढूंढनी है, कितनी इनकम हो रही है टोटल, और उस इनकम टैक्सेबल इनकम एग्जैक्टली कितनी होगी मिस्टर जसू की, वो हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल सम है, अगर ऐसा पूछ ले तो आप इजीली स्कोर कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए रेडी हो गए होंगे आप मान लेते हैं, और चलिए अब चलते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड इन इंडिया, प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड इन इंडिया। इंडियन इनकम, डोमेस्टिक इनकम हुई, भारत में प्राप्त हुई है ये फीस आपको। तो इसका नोट हम पहले नीचे एक लिख लेते हैं ताकि आपको इजी लगेगा। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया इज टैक्सेबल इन इंडिया फॉर ऑल पर्सन्स। सिंपल है, भारत में मिली हुई इनकम हम क्या मानेंगे सर, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एसएससीज, ऑल पर्सन। तो जो 11,000 की अमाउंट है वो सब के सब कॉलम में आएंगे। 11,000 इन द हैंड्स ऑफ ऑल पर्सन्स। चलिए फिर इनकम अर्न्ड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन रोम। कमाई भारत में लेकिन मिली रोम कंट्री में है, तो बेस उसका भारत ही है, इतना ध्यान में रखिएगा। अर्न्ड इन इंडिया है। इनकम अर्न्ड इन इंडिया वेदर रिसीव्ड और नॉट इन इंडिया। अर्न्ड भारत में से ही हो रही है, प्राप्त भारत में से ही हो रही है, कमाई भारत में से ही है, फिर भले भारत में मिली हो या बाहर मिली हो। क्या है सर सिचुएशन, टैक्सेबल फॉर ऑल पर्सन्स। तो एंट्री ले लेते हैं इसकी। इनकम अर्न्ड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन रोम, taxable in the hands of all persons. 12,000, 12,000, 12,000. थर्ड सिचुएशन पे चलते हैं। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन नेपाल 14,000। एग्रीकल्चर का भी काम कर रहे हैं मिस्टर जशु, और वहाँ उनका एग्रीकल्चर का काम है, नेपाल में है, फॉरेन में है, भारत का नहीं है, इट इज आउटसाइड आवर कंट्री।
लेकिन यहाँ कोई क्लियरेशन नहीं है कि वेदर इट इज कंट्रोल्ड और मैनेज्ड फ्रॉम इंडिया। तो हम क्या मानेंगे सर, अगर ऐसी इंफॉर्मेशन हो तो हम क्या मानेंगे, इट इज कंट्रोल एंड मैनेज फ्रॉम नेपाल ओनली। ये बिजनेस, ये जो एग्रीकल्चर का काम हो रहा है मिस्टर जसू जो कर रहे हैं वो सब नेपाल में ही कर रहे हैं, ऐसा मान लेंगे हम। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में, यही मानेंगे। एग्रीकल्चर इन नेपाल इज अ फॉरेन इनकम, बाहर से हो रही है ना, नेपाल कंट्री में से हो रही है हमारी मिस्टर जसू की इनकम ही। where there is no information whether it is controlled and managed from India, ये notes आप जरूर लिखिएगा। So we may assume that it is managed and controlled in Nepal। हम ऐसा assume कर रहे हैं कि ये जो इनका एग्रीकल्चर का जो बिजनेस है, जो इनकम है इनकी यहाँ एग्रीकल्चर की, और इनका जो ये एग्रीकल्चर का बिजनेस है वो कंट्रोल्ड एंड मैनेज नेपाल से ही हो रहा है, ऐसा हम एजम्पशन कर रहे हैं, मान रहे हैं ऐसा हम। देयरफॉर सच फॉरेन इनकम इज टैक्सेबल ओनली इन द हैंड्स ऑफ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ऐसी सिचुएशन में अगर फॉरेन इनकम है और कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड फॉरेन में ही है तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी रेसिडेंट के हैंड में ये टैक्सेबल है, बाकी दोनों में डैश, वहाँ डैश आएगा अगले दोनों में। जिनको रूल्स अच्छे से पता होंगे वो इजीली कर पाएंगे, इसलिए रूल्स आप थोड़ा माइंड में रखिए। इनकम समझने की कोशिश करें, इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम, बिजनेस कहाँ से मैनेज किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, वो समझने की कोशिश। पॉइंट नंबर 4 आखिरी पॉइंट, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन यूनाइटेड किंगडम कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। देखो यहाँ स्पष्ट बोला है कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, है बिजनेस बाहर ही, आउटसाइड इंडिया है, लेकिन उसको कंट्रोल और मैनेज कहाँ से किया जा रहा है, इंडिया में से किया जा रहा है। तो यहाँ नोट लिख लेते हैं पहले हम। It is also a foreign income, but it is controlled from India, so taxable in the hands of resident and ordinary resident not ordinarily resident। तो इन दोनों के हेड्स में अगर कंट्रोल्ड एंड मैनेज थ्रू इंडिया है तो दोनों प्रकार के रेसिडेंट में इसकी एंट्री होगी। लेकिन अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कंट्रोल्ड और मैनेज की, तो हम क्या मानते हैं, फॉरेन में ही इसका कंट्रोल्ड और मैनेजमेंट किया जा रहा है, तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट में वो टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे दो कैटेगरी में टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन यूके कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया 16,000, लास्ट में इट इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ नॉन रेसिडेंट। आप देख सकते हैं नॉन रेसिडेंट में सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम आई है, फॉरेन इनकम नहीं आती है, इतना माइंड में रखें नॉन रेसिडेंट को। नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में इंडियन इनकम टैक्सेबल है, कंट्रोल्ड एंड मैनेजमेंट मैनेज्ड आउटसाइड है तो टैक्सेबल नहीं है, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड इन इंडिया है अगर कोई बिजनेस तो वो टैक्सेबल है। इतना सिंपल है, अगर आप माइंड में आपके बैठ जाता है तो फुल मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। टोटल दे लेते हैं। पहले केस में अगर बंदा ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो 53,000 पे टैक्स लगेगा, अगर बंदा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो 39,000 पे टैक्स उसको पे करना पड़ेगा, नॉन रेसिडेंट है तो और भी कम अमाउंट पे, एनआरआई है तो उसको उतनी इनकम कम मानी जाएगी, उसकी इनकम कम होगी नॉर्मली, और उसका टैक्स भी उतना ही कम लगेगा उसको। तो इस तरीके से वैल्यूएशन करना है दोस्तों।